बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में जो हमारे निसाब में शामिल किताब मयारे अदब है, उसका दूसरा सबक पहले दरवेश की कहानी। ये सबक हमारे निसाब में बागो बहार से लिया गया है। बागो बहार मीर अमन दहलवी की लिखी हुई एक दास्तान है जो उन्होंने 1801 से 1802 ईस्वी के दरमियान में लिखी। मीर अमन दहलवी पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। मीर अमन दहलवी 1750 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1837 ईस्वी में हुई। उनकी वफ़ात की जगह का कोई पुख्ता नमूना हमें मिलता नहीं है। इनकी वफ़ात 1837 ईस्वी में हुई। बागोबार कहानी अमीर खुसरो की फ़ारसी की दास्तान किस्सा चाहर दरवेश का उर्दू तर्जुमा है। ये पहले दरवेश की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बागो बहार के चार दरवेशों में से पहले दरवेश का किस्सा बयान किया गया है। चार दरवेश कुस्तुनतुनिया, जो आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, वहाँ के कब्रिस्तान में बैठकर अपनी अपनी रोदाद अपनी अपनी कहानी बयान करते हैं, जिनमें से ये किस्सा पहले दरवेश का है। वहाँ का शहंशाह राजा आज़ाद बख्त है, जो हातिम की सी सखावत रखता है। वो अपने मुल्क में रात को बहरूपिये के रूप में निकलता है और अपने प्रजा का हाल जानता है। एक दिन वो कब्रिस्तान के नज़दीक पहुंचता है और इन चार दरवेशों को बात करते हुए देखता है। ये रात के दरमियान में कब्रिस्तान में रुके हुए हैं, सफ़र पर निकले हुए हैं। चलिए तो आज हम पहले दरवेश की इस कहानी का आगाज़ देखते हैं, किस तरह से हमारे सबक में ये कहानी बयान की गई है। इन्होंने लिखा है, देखिए, मेरी पैदाइश और वतन बुज़ुर्गों का मुल्क यमन है। वालिद इस आज़िज़ का ख्वाजा अहमद नाम बड़ा सौदागर था। देखिए, ये अपना हाल बयान करने जा रहा है। उससे पहले ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है पास बैठे तीन और दरवेशों को। उस वक्त में कोई महाजन या व्यापारी उनके बराबर ना था। यानी अब ये अपने वालिद की तारीफ़ बयान कर रहा है और बता रहा है कि उनके वालिद बड़े व्यापारी थे, बड़े ताजिरदार थे। इस किस्से में ये अपने शुरुआत से लेकर जो आज जब ये किस्सा कह रहा है उस वक्त तक के हाल को बयान करता है। ये बताता है कि किस तरह से इसकी परवरिश हुई। बड़ी ही चौक चौबंद इसके घर में इसकी परवरिश इसने पाई। हर तरह के फ़न में इसने महारत पाई, इल्म हासिल की। उसके वालिदैन ने उसे बड़े चाव चोज से परवरिश दी थी।
पढ़ना लिखना, सिपाहगिरी का कुस्ब व फन, सौदागिरी का बही खाता, रोज़ नामचा। उसने बहुत से फ़न सीख रखे थे। इसी दरमियान 14 बरस की उम्र में उनके वालिदैन का एक ही साल में इंतकाल हो गया। वो बड़ा ही अजब तरह का गम था और यकबारगी वो यतीम हो गया। सर पर उसके किसी का साया न रहा। इसमें मैं आपको एक बात और बताता चलूँगा कि ये जो किस्सा कह रहा है इसकी एक बड़ी बहन भी थी। उसके वालिदैन ने ज़िंदगी रहते उसकी शादी पास के मुल्क में करवा दी थी, जिसका हमने अभी तक चर्चा नहीं किया है। देखिए, जब वालिदैन का इंतकाल हो गया तो ये बहुत ही गमगीन हो गया। इसके घर पर आने वाले इसके रिश्तेदारों ने इसे समझाया और चहल्लुम की फातिहा के बाद में इसके बाप की पगड़ी इसके सर बांधकर सभी लोग चले गए। लेकिन ये उस गम से निकला नहीं और वो अपने कारोबार में भी लगन ना लगा पाया। आखिरकार धीरे धीरे इसकी आदतें बिगड़ती चली गई। उसकी दौलत धीरे धीरे खर्च हो रही थी और इस बात का इसे अभी तक बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ये जब होश संभालता उससे पहले अपना सब कुछ गंवा बैठा था। इसके आसपास बहुत से लोग जमा हुआ करते थे। ये अपना जमा सारी जितनी भी जमा पूंजी थी उसको खर्च कर रहा था और आमदनी कुछ कर नहीं रहा था। खैर, आखिरकार इसने अपनी सारी दौलत इसका मिजाज बहक जाने की वजह से शराब, नाच और जुए का जो इसके यहाँ चर्चा शुरू हुआ था उसमें सब कुछ ये लुटा बैठा और ये बहुत ही गफलत में डूबता चला गया। इसको कुछ खबर ना थी कि कितना रुपया खर्च हो रहा है, कहाँ से आता है और किधर जाता है। ये धीरे धीरे बुराइयों में मुब्तला होता जा रहा था और इसकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। देखिए, हर इंसान में इंसान के अलावा एक शैतान भी होता है। यानी इसने लिखा है कि गर्ज आदमी का शैतान आदमी है। यानी इसमें एक तरह से इसका जो शैतान था वो जाग चुका था और ये गफलत के मर्ज में डूब चुका था, उसमें मुब्तला हो चुका था। इस तरह से इसने अपनी सारी दौलत, अपनी शोहरत, सब कुछ गंवा दी और आखिरकार ये बड़ी ही बुराइयों की वजह से जो इसमें पनप रही थी, बुरी आदतों का मोहताज हो चुका था।
अब देखिए ये सब कुछ गंवा चुका है, फ़कीर हो चुका है। इस फ़कीरी के सबब इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इसके नौकर चाकर, इसके वज़ीर जो भी थे धीरे धीरे इसको छोड़कर जाने लगे थे और इसका सारा माल जो बचा हुआ था वो गबन करते जा रहे थे। कोई कुछ उठा कर ले गया, कोई कुछ उठा कर ले गया, किसी के हाथ दौलत लगी, किसी के हाथ महंगे सामान लगे, सब कुछ उठा कर ले जाने लगे। रातों रात उसके यहाँ से निकल जाते थे। लेकिन ये बिल्कुल लापरवाही से अपनी ज़िंदगी जिए जा रहा था। ये बेपरवाह अपनी ज़िंदगी को बसर किए जा रहा था। जब तक ये होश संभालता, जब तक ये जान पाता, बहुत देर हो चुकी थी। इसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। देखिए जब ये अपना सब कुछ गंवा बैठा तो इसकी हालत ये थी कि इसके पास फ़कत टोपी और लंगोटी बाकी रही। दोस्त आसना जो दांत काटी रोटी खाते थे और चमचा भर खून अपना हर बात में निशार करते थे, काफूर हो गए। और जब इसको राह में कहीं दिखाई देते तो अपना मुंह फेर लिया करते थे और जितने भी इसके खिदमतगार थे वो सब इसको छोड़कर किनारे लग गए। कोई बात का पूछने वाला ना रहा। अब हालत इसकी ऐसी हो चुकी थी कि दमड़ी की ठेडियाँ मैसर नहीं जो चबाकर पानी पीऊँ। 2-3 फाके कड़ाके के खींच भी दिए थे। आखिरकार इसको आखिर में अपनी वो माँ जाई बहन याद आती है जिसके ख़तों तक का जवाब इसने वापस नहीं लिखा था। खैर शर्म के मारे ये वहाँ जाने से शर्म कर रहा था क्योंकि इसका सलूक अपनी बहन से अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर, क्योंकि इसका जो कोई बचा था वो सिर्फ़ इसकी बहन थी, जो इसकी हमशीर थी, जो इसको रास्ता दिखा सकती थी। आखिरकार इसे अपनी उस बहन की याद आती है और ये अपनी इसी हालत को लेकर अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हो जाता है। इसमें कुछ भी बाकी ना रहा था। जब ये अपनी बहन के यहाँ पहुँचा तो इसकी बहन ने जब इसकी ये हालत देखी तो वो बलाएं लेने लगी और रोने लगी कि तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तेरी ये हालत कैसे हो गई। और वो इसकी ये हालत देखकर बड़ी ही फ़िक्रमंद होती है और इसे अपने घर में रख लेती है। इसे एक अलग कमरे में रखा जाता है और इससे अच्छा सलूक किया जाता है। इसको जल्दी से पोशाक दी जाती है और खाने के लिए खाना, नान, पुलाव, सब चीज़ें इसके सामने पेश की जाती हैं। सब तरह इसकी खातिरदारी की जाती है। ऐसी तस्दीक के बाद जो ये आराम पाता है, खुदा की बारगाह में हज़ार हज़ार शुक्र बजा लाता है। कई महीने इस फरागत के गुज़रे के पाँव ये उस घर से बाहर नहीं रखता है। आखिरकार कब तक ये हालत चलती। एक दिन इसकी बहन इसके पास आती है और अपनी बात इसके सामने रखती है और कहती है कि तू मेरी आँखों की पुतली और माँ बाप के मोई मिट्टी की निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ। जब तुझे देखती हूँ बाग बाग होती हूँ। तूने मुझे निहाल किया, लेकिन मर्दों को
खुदा ने कमाने के लिए बनाया है, घर में बैठने और घर में बैठे रहने के लिए नहीं पैदा किया है। और कहती हैं कि जो मर्द घर पर बैठे रहते हैं उसे मुँह पर ताने सुनने पड़ते हैं, और आखिरकार इस शहर के आदमी छोटे बड़े सब यही कहेंगे कि अपने माँ बाप की दौलत खपाकर खो खाकर बहनोई के टुकड़ों पर पल रहा है। आखिरकार इसकी ये बहन कहती है कि ये सब हमारे माँ बाप की हंसाई होगी और ये बेगैरती है और माँ बाप के नाम के सबब को दाग लगने का सबब भी बनेगी। तो वो उसे चमड़े की जूतियाँ बनाकर पहनाती है और कलेजे से लगाती हैं, और ये इस्लाह करती है कि सफ़र का इरादा कर लो, खुदा चाहे तो दिन फिरे, क्या पता कि फिर से दिन फिर जाएं और ये मुफलिसी के जो हालात हैं ये फिर से वापस बदल जाएं और खुशी फिर से लौटकर आ जाए। ये बात सुनकर खुद ये फ़कीर कहता है कि मुझे गैरत आती है और उसकी नसीहत भी मुझे बहुत पसंद आती है, और अपनी बहन को जवाब देता है। फिर अपनी मर्जी से जो उसकी बहन ने उसे थोड़े रुपए दिए हैं उन अशरफियों के सामान खरीदता है और उनसे तिजारत की ख़रीद करके ताजिर ईमानदार के हवाले करके दस्तावेज लिखवाकर आप भी यानी खुद भी इरादा मुश्क का करता है, यानी इसके लिए इरादा कर लेता है और वहाँ से खैरियत से निकलता है, और जो कुछ मुनाफा चाहता है उस मुनाफे के लिए वहाँ से वो निकल जाता है। आखिरकार उसकी बहन उसके जाने से पहले उससे मिलती है और उसे दुआएं देती है। फिर से उसे मिठाई पुलाव वगैरह सब तक खासदान में भरकर उसे दिए जाते हैं और पानी वगैरह सब उसके साथ बंधवाया जाता है, और वो वहाँ से अपनी बहन की दुआएं लेकर और अल्लाह हाफिज कहकर निकलता है। वहाँ से निकलकर घोड़े पर सवार होता है और खुदा के तवक्कल पर भरोसा करके 2 मंजिल की 1 मंजिल करता हुआ मिस्क की पास जा पहुँचता है। वहाँ से दमिश्क के पास जा पहुँचता है। अब ये दमिश्क शहर में पहुँचता है और उसके दरवाजे के बाहर तक पहुँचता है। यहाँ से जब ये यमन से अपने बहन की मुल्क से रवाना होता है, इसके ताजिरदार इसका सामान लेकर पहुँच जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ी देर हो जाती है। इस वजह से ये दमिश्क शहर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है, और दमिश्क शहर के बाहर दरवाज़ा बंद होने की वजह से ये खड़ा रहता है। हमारे निसाब में ये किस्सा यहाँ तक दिया गया है। इसके आगे के किस्से को आप अगर पढ़ना चाहें तो बागो बहार किताब जो मीर अमन की लिखी हुई है, जो दास्तान है, उसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि इसके साथ किस किस तरह से आगे वाक़यात पेश आते हैं। तो आज का हमारा
जो टॉपिक है पहले दरवेश की कहानी, वो यहीं पर ख़त्म होता है। इससे मुताल्लिक़ हमारे पेपर में इक़्तिबास वग़ैरह आते हैं। इसके अलावा मीर अमन दहलवी की तर्ज निगारिश पर भी क्वेश्चन बनता है, जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। शुक्रिया।